गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके फर्स्ट लेसन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे बैलेंस इक्वेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, थर्ड लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सबसे पहले आते हैं बैलेंस इक्वेशन के। जैसा हमने क्लास 10th में या प्रीवियस क्लासेस में हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बताया गया। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका करेक्ट फार्मूला लिखा जाए। और बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू बोथ साइड। दोनों साइड जो हैं आपके नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के जो हैं वो इक्वल हों। इस पूरे प्रोसेस को हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब आता है कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में हमें कितने स्टेप या कौन सा रूल फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें हम किस किस रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टार्ट करते हैं कि आप लिखिए करेक्ट फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, करेक्ट फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ प्लस साइन इन बिटवीन एरो के साथ हमें रिपोर्ट करना है। दूसरा आप देखेंगे कि हमें सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट बिगेस्ट, जो आपका सबसे बिगेस्ट फार्मूला है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बिगेस्ट फार्मूला सेलेक्ट किया और बिगेस्ट फार्मूला सेलेक्ट करने के बाद आप उसको बैलेंस करते हैं। और थर्ड स्टेप आपका आता है कि जो आपका जो बिगेस्ट फार्मूला है उसको आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ एटम की रिक्वायरमेंट है या आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं उसको हम कोफिशिएंट फॉर्म में या नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके हम उसको बैलेंस करते हैं। कोफिशिएंट आपने कहा कि हम उसको कोफिशिएंट फॉर्म में हम लिखते हैं, कोफिशिएंट फॉर्म में लिखते हैं या नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके उस एटम को बैलेंस करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में हमने लिया कि आपका मैग्नेटाइट ऑक्साइड मतलब Fe3O4 रिएक्ट टू हाइड्रोजन टू फॉर्म आयरन प्लस वाटर। ये रिएक्शन हमें पता है, हमको दिया गया स्केलेटल फॉर्म में कि इन वर्ड इक्वेशन दिया गया कि मैग्नेटाइट ऑक्साइड रिएक्ट टू हाइड्रोजन टू फॉर्म आयरन एंड वाटर। अब हमको इसका बैलेंस इक्वेशन में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैग्नेटाइट ऑक्साइड का हमें करेक्ट फार्मूला लिखना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है कि मैग्नेटाइट रिएक्ट टू हाइड्रोजन टू फॉर्म आयरन एंड वाटर। तो पहले मैग्नेटाइट ऑक्साइड का हमने फार्मूला लिखा Fe3O4 हाइड्रोजन, चूंकि ये डाई एटॉमिक गैसेस है इसलिए H2 ऑलवेज रिपोर्ट किया जाएगा। और थर्ड आयरन दिया गया है, इसका मतलब सॉलिड स्टेट में आयरन की बात की जा रही है, इसका मतलब Fe में रिपोर्ट किया। और वाटर का फार्मूला आप जानते हैं H2O। अब हमें देखना क्या है कि क्या ये बैलेंस इक्वेशन है। हमें बोल तो दिया गया कि मैग्नेटाइट रिएक्ट टू हाइड्रोजन टू फॉर्म आयरन एंड वाटर। अब हमें देखना है कि एक्चुअली ये बैलेंस कैसे किया जा सकता है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि बिगेस्ट हमें स्टार्ट करना है, बिगेस्ट फार्मूला हमें सेलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। नंबर ऑफ एटम हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे, जो कोफिशिएंट यूज किया जाता है उसको हम नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए एग्जांपल में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ कि एग्जांपल में मान लो सपोज दैट हमने कहा NH3, हमने 2 मोल ऑफ अमोनिया ले लिया। अब हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है कि इसमें नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितने हैं और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो हमने कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2 एटम है, 2 एटम है नाइट्रोजन का, जबकि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम जो है वो 6 है। इस बेस पर हमें ये बताना है कि हमारा इक्वेशन जो है कितने नंबर ऑफ एटम है।
क्योंकि बैलेंसिंग इक्वेशन की मीनिंग होती है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम बोथ साइड, हमें दोनों साइड नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ एटम जो है उसको इक्वल करना है। तो हमें पहले कैलकुलेशन आना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेशन करें कैसे। इसमें आते हैं बेटे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटाइट ऑक्साइड हमने लिया, इसमें हमने देखा कि आयरन का Fe का एटम आकर 3 है जबकि इसमें 1 है। ऑक्सीजन का इस साइड एटम 4 है जिसमें इसमें ऑक्सीजन का एटम 1 है। हाइड्रोजन का इसमें 2 है तो इसमें भी हाइड्रोजन का 2 है। अब हमको इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपसे ये कहा कि हमने जब भी लिया है कि हम उसे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, न कि हम सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या है कि Fe 3 है तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आयरन बैलेंस हो जाएगा। अब आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन चूंकि H2O फॉर्म में अवेलेबल है तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयरन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए। अब दोनों बैलेंस होने के बाद हमें लेफ्ट एलिमेंट कौन सा बचता है, तो आंसर आता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का देखते हैं कि किस साइड कितना है। आपने कहा इसमें 2 है और जबकि इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमारा इस साइड 8 हो जाए तो मल्टीप्लाई 4। अगर हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो होगी इस साइड भी 8 हो जाएगी और इस साइड भी 8 हो जाएगी। अब हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या आता है, हमारा बैलेंस इक्वेशन आता है बच्चे Fe3O4 प्लस 4H2। आप एरो साइन देंगे, एरो साइन के बाद आपका आता है 3Fe प्लस 4H2O। अब आप रीचेक कर लीजिए कि आपके जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं ईच एलिमेंट के क्या बैलेंस हैं। तो आयरन का 3 एटम, यहाँ पर 3 एटम है। ऑक्सीजन का 4 है तो यहाँ पर भी 4 एटम है। हाइड्रोजन का 8 है तो यहाँ पर इस साइड भी 8 है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि बैलेंस इक्वेशन हमारा कैलकुलेट हुआ। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट अगर हमारा बैलेंस है तो हम उस इक्वेशन को बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं। तो जैसा अभी क्वेश्चन में दिया जाए कि रिएक्शन क्या है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसको प्लस साइन इन बिटवीन एरो के साथ हम उसको स्केलेटन फॉर्म में लिखते हैं और स्केलेटन फॉर्म के बाद हम उसको कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं। तो ये हुआ आपका बैलेंसिंग इक्वेशन। अब क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन में हमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है और यह बैलेंस से हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है, हम बैलेंस से क्या क्या चीज समझ सकते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। जब हमें स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अब बैलेंसिंग इक्वेशन लिख पाए तभी हम स्टोइकोमेट्रिक मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब आता है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमें करना क्या है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से आए तो सबसे पहले हम स्टोइकोमेट्रिक का हम मीनिंग समझे। यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका आप देखते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्री लिखा जाता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टू मेजर एन एलिमेंट। इसकी ये मीनिंग होती है, मतलब एलिमेंट का मेजरमेंट जब हम करते हैं उसको हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में पढ़ते हैं। तो मेजरमेंट किस चीज का कर सकते हैं, तो स्टोइकोमेट्री में कैलकुलेशन हमें आता है मेजरमेंट के फॉर्म में। हमें 4 ऐसे टर्म्स आते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर्म में हम ले सकते हैं जैसे मास, हमें मास कैलकुलेट करना हो सकता है, मोल कैलकुलेट करना हो सकता है और आपको मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना हो सकता है,
एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो सकता है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में हमें मास, मोल, मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम, हमें ये कैलकुलेशन के लिए हमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या कैलकुलेशन में आना पड़ता है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में हमें देखें कि हम क्या क्या चीज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला कैलकुलेशन हम कर सकते हैं मास एंड मास कैलकुलेशन। हम अगर एक रिएक्टेंट का मास दिया हो गया तो हम अनदर एलिमेंट का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपका है मास एंड वॉल्यूम का भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में है तो हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 1 मोल ऑफ मास के जगह हम वॉल्यूम को 22.4 लीटर से कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेशन। हम अगर किसी भी एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम हमें पता है तो हम इसका भी कैलकुलेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट में हमें किसी भी एक एलिमेंट का वॉल्यूम पता है तो हम नेक्स्ट वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में हमारा नंबर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको इक्वेशन दिया कि मीथेन रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O। मतलब मीथेन रिएक्ट टू ऑक्सीजन, अगर मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। अब हमको ये इक्वेशन को सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना होगा कि हम इस इक्वेशन को स्केलेटन फॉर्म में लिखें। और स्केलेटन फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें करेक्ट फार्मूला चाहिए मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। तो पहला है कि हम इसको करेक्ट फार्मूला में लिखें। तो मीथेन का जैसा हम जानते हैं कि फार्मूला जो है CH4 है। ऑक्सीजन का फार्मूला आपका O2 आता है। फॉर्मेशन क्या होती है, तो एरो के साथ आपका राइट साइड चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। ये हमें इक्वेशन में या इन वर्ड हमें बताया गया। अब ये क्या हुआ, स्केलेटन फार्मूला हुआ। इसको हम बोलते हैं स्केलेटन फार्मूला। मतलब बैलेंसिंग नहीं है, नंबर ऑफ एटम हमने बैलेंस नहीं किया, लेकिन स्केलेटन फॉर्म में हमने लिख दिया। जो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो हमें बताया गया हमने उसको रिपोर्ट कर दिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना इसलिए है कि हम तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग कैसे करें, तो मीथेन रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू फ्रॉम CO2 और H2। तो मीथेन में अगर मैं यहाँ पर 2 जोड़ दूं, ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन रिएक्ट टू, अब आता है हाइड्रोजन को बैलेंसिंग, हमने यहाँ पर 2 जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो बैलेंस में हमने क्या देखा कि हमें कार्बन 1 चाहिए, कार्बन आपका 1 एटम प्रेजेंट है, आपका हाइड्रोजन 4 है तो हमारा 4 एटम इस साइड भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हमारा 4 होना चाहिए तो इस साइड भी 4, इस साइड भी 4। इसका मतलब ये इक्वेशन जो हमारा स्केलेटन से अब बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसे हमें मिलता क्या क्या है, जैसे आपने कहा कि स्टोइकोमेट्री का मतलब है टू मेजरमेंट एंड एलिमेंट। एलिमेंट का मेजरमेंट करना ही हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में करते हैं। अब एलिमेंट का कैलकुलम के मास के अकॉर्डिंग में हमें कर रहे हैं, या हम उसका मोल के अकॉर्डिंग करें, मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग करें, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करें, उसको हम इस इक्वेशन में आते हैं। तो इस बैलेंस इक्वेशन से हमें क्या क्या माने हम डिटेक्ट कर सक रहे हैं या हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम इससे ये देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिससे 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म होता है एंड 2 मोल ऑफ वाटर आपका फॉर्मेशन होता है। अब हम आते हैं कि इसका मास कैलकुलेशन कैसे हम कर सकें। तो मास में हमने यहाँ लिखा कि ये 16 ग्राम अगर ये लिया गया तो हमारा यहाँ पर 30 ये आपका हमने 2 into 32 मल्टीप्लाई किया, इतना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई। तो हम फॉर्मेशन कितना होगा, 44 ग्राम आपका CO2 फॉर्म हुआ और 36 ग्राम जो हुआ वो वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो मास का भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं।
वॉल्यूम क्या करें, तो वॉल्यूम की जगह नंबर ऑफ मोल जहां हमने लिखा है वहां 22.4 लीटर, या आप उसको CM3 में भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ कि इस बैलेंस इक्वेशन से हम इतनी सारी बातें को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है कैलकुलेशन के लिए। अब हमें कैलकुलेशन दिया गया कि क्वेश्चन है कि 1 या 16 ग्राम ऑफ मीथेन अगर कंप्लीट कंबशन करता है तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है। सिंपल आंसर है कि 16 ग्राम अगर हमें कंबशन कर रहा है, इसका मतलब मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 12 + 4 क्या 16 ग्राम आया। तो 16 ग्राम अगर हमें मीथेन कंबशन किया गया तो हमें 44 ग्राम ऑफ CO2 गेन हुआ। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अगर सपोज करो कि हाउ मेनी मास रिक्वायरमेंट ऑफ द मीथेन टू फॉर्म 22 ग्राम ऑफ द CO2। अब हमने क्वेश्चन जस्ट थोड़ा सा हमने कन्वर्ट कर दिया कि हमें अब आप मीथेन का अमाउंट बताइए जिससे CO2 का सिर्फ 22 ग्राम ही बने। इसी दिन का क्वेश्चन में पूछ दिया गया, तो क्या करना है हमें। अब इसके लिए हम देखते हैं कि अगर 16 ग्राम CO2 कंबशन हो रहा है तो फॉर्म कितना करता है बेटा 44 ग्राम, या हम ऐसे आपका 44 ग्राम CO2 जो होता है हमारा फॉर्मेशन होता है। तो 1 अगर आपका 1 ग्राम अगर वो करता है तो क्या करना चाहिए, तो हम इसमें देखते हैं कि आपका जो है वो 44 डिवाइडेड बाई आप देखेंगे 60। हम कर दें कि अगर 1 मोल अगर कंबशन हुआ तो हमारा वो कितना आपको कंबशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आता है हमको नेक्स्ट पूछा गया कि अब अमाउंट जो है 22 ग्राम ही हमें बनाना है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अमाउंट 22 ग्राम है तो अब हम इसका जो इन जनरल हमारा यूनिटरी मेथड है हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि अगर 44 ग्राम अगर बनता है तो 1 मोल ऑफ मीथेन की रिक्वायरमेंट है। 1 मोल ऑफ मीथेन की रिक्वायरमेंट है। अब 1 मोल ऑफ मीथेन की अगर रिक्वायरमेंट है, इसको इस साइड से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हमें 22 ग्राम पूछ दिया गया तो हम मोल से रिलेशनशिप कर सकते हैं, क्योंकि हमें मीथेन की रिक्वायरमेंट पता नहीं है या अमाउंट पता नहीं कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी। अब हमने स्टार्ट क्या किया कि 44 ग्राम ऑफ CO2 की रिक्वायरमेंट के लिए 1 मोल ऑफ मीथेन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है कि अगर हमें 22 ग्राम आप CO2 के लिए कितने मोल की रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या करेंगे बेटे 1 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 22। अब हमने इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेशन के बाद वैल्यू है 0.5 मोल, मतलब हमें हाफ मोल आपके मीथेन की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो हमें इससे हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में हम डिफरेंट कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं। आप मोल और मास से कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी रिक्वायरमेंट है या क्या वैल्यू आती है। तो अगर हमें इसको मास में भी अगर पूछा जाए तो 0.5 इंटू 16 अगर हम करते हैं तो हमें वो मास में भी कैलकुलेशन हो जाएगा। इट्स ओके। या हम कर सकते हैं 8 ग्राम ऑफ द मीथेन की रिक्वायरमेंट पड़े जस्ट हाफ, इसका मतलब 16 का हाफ भी आप कर सकते हैं। तो इक्वेशन में हमें क्या पूछा गया उससे हम यह बैलेंस इक्वेशन से हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हमारा आता है कि ये बैलेंस इक्वेशन से ये तो कर लिया, लेकिन हम देखते हैं कि ये जितने भी इक्वेशन होते हैं वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन को होते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जैसे हमने कहा कि ये मीथेन कंप्लीट कंबशन ऑक्सीजन फ्रॉम द CO2 एंड द वाटर। एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन या स्टैंडर्ड रिएक्शन है उस स्टैंडर्ड रिएक्शन को अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा सब्सटेंस अवेलेबल है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना फॉर्मेशन होगा। तो इससे हम
अब हम देखते हैं कि रिएक्शन में जैसे आपने कहा कि ये मीथेन है और 2 मोल ऑफ द ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आपका 1 मोल ऑफ CO2 मिला। लेकिन हम इक्वेशन में ये कह दें या हमारे प्रैक्टिकली हमने ये कह दें कि हमने 1 मोल O2 लिया है, ओनली 1 मोल ऑफ O2 लिया, या हमने सिर्फ आपका जो ये ग्राम हमने 32 ग्राम ही ऑक्सीजन लिया है। अब बताए हमारा प्रोडक्शन ऑफ CO2 कितना हुआ। तो अब इसके लिए हमारे पूरे इक्वेशन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऐसा है जो कंप्लीट रिएक्ट हुआ है, उस पर हमारे प्रोडक्ट का मेजरमेंट डिपेंडेंट होता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हम उसका लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढें कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यह स्टैंडर्ड कंडीशन पे इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि 1 मोल के लिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब हमने प्रैक्टिकली इस अमाउंट को कम या एक्सेस हम कर सक रहे हैं, तो हमारी अमाउंट डिपेंड करती है कि लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन क्या प्रेजेंट है, जिसके वजह से हम उसको कैलकुलेट कर पाए। ओके, अब आते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट में उसमें जो है हम उसकी बात करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट में आपका जो आता है, लिमिटिंग रिएजेंट में सबसे आपका टॉपिक आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो आप देखते हैं कि जो कंप्लीट रिएक्ट कर दे इन द रिएक्शन उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट में हमने एक एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। अब हम इसको स्टैंडर्डाइज कर लें और हमने कहा कि हाइड्रोजन रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये हमने कर लिया। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर हमने ये बता दिया कि हाइड्रोजन रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। अब हमने अपने न्यूमेरिकल में क्या लिया कि ओनली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया गया और 29 ग्राम ऑफ O2 लिया गया। अब हमें ये बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जैसे आपने कहा कि कंप्लीट रिएक्ट ऑफ द एलिमेंट, जो कंप्लीट रिएक्ट करता है एलिमेंट उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। रिएक्ट ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट जो कंप्लीट करता है हम उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब आपने कहा कि 3 ग्राम 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस है। अब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका बैलेंस इक्वेशन निकालते हैं। बैलेंस इक्वेशन इसलिए लिखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज की पड़ती है जिससे ये वाटर बन पाए। तो पहला है कि हम बैलेंस करें तो यहाँ पर 2H2O2 प्लस 2H2 हो जाएगा। ये तो बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि 2 मोल के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए जिससे 2 मोल वाटर मिलेगा। अब चूंकि हमें वैल्यू ग्राम में दी गई है तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट कितनी इसके लिए पड़ रही है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन पड़ रही है अगर ये 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट कंबशन कर रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि अब हमारा ये 3 ग्राम ही हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूसर प्रैक्टिकली हमें मिल रहा है। अब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो अब हम इसको क्या करें कि चूंकि 4 ग्राम यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे, 4 ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है 32 ग्राम, तो 3 ग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमने 4 ग्राम की रिक्वायरमेंट है 32, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए में ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम देखते हैं कि 32 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 कर दे। अब हमें कितना रिक्वायरमेंट हुआ, इसको मैं अगर सॉल्व करूं, इसको हम पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारा आंसर आता है 23.9 ग्राम। अब आपने कहा कि 4 के लिए 32 चाहिए लेकिन 3 के लिए 23 ग्राम ही चाहिए और हमें दिया कितना गया 29 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, आपका हाइड्रोजन एटम जो हुआ
वो आपका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हुआ वो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, क्योंकि 3 ग्राम के लिए ओनली 23.9 है, तो हमारा लेफ्ट ऑक्सीजन बचता है 29 माइनस 23.9। अब हम इसको जो लेफ्ट एक्सेस अमाउंट बचता है वो एक्सेस अमाउंट चूंकि वो रिएक्ट नहीं किया, इसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन ऑफ वाटर जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा जो लेफ्ट अमाउंट है उसको हमारा लेफ्ट छोड़ देना है। इससे चूंकि हाइड्रोजन जो कंप्लीट कंबशन हुआ है, इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब हमसे क्वेश्चन अमाउंट ऑफ द वाटर पूछा जाए कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, तो हम 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ही अमाउंट ऑफ वाटर को कैलकुलेट करेंगे। अब आता है बेटा नेक्स्ट हमारी टॉपिक आती है कि अभी तो तक जितनी भी सारी बातें बताएंगे, बैलेंस हो, स्टोइकोमेट्रिक हो, लिमिटिंग रिएजेंट हो, ये तो कैलकुलेशन का एक मेथड है। अब आता है रिएक्शन इन अ सॉल्यूशन। जैसा आप प्रैक्टिकल में देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए सबसे पहला हमारी रिक्वायरमेंट होती है या नीड होती है कि उस सोल्यूशन को एक्वस फॉर्मेट करना, और उस सोल्यूट को जैसे ही एक्वस करते हैं तभी वो मॉडरेट या मोर रिएक्टिव हो पाता है, क्योंकि वो आयन में ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन होने के बाद ही वो रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो हम सबसे पहले ये देखें कि जो हमारा रिएक्शन इन सॉल्यूशन है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। इस रिप्रेजेंट की वजह से के होने की वजह से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय।